हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड और इसके बारे में आपको बताया था कि हमारे फूड में जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो हैं 7 न्यूट्रिएंट्स और 7 न्यूट्रिएंट्स के नाम भी हमने आपको बताया। क्या क्या हैं 7 न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। ये हमने बताया। इन सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको डिटेल जानकारी दी कि न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये हमने आपको बताया। ये भी बताया कि ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कहाँ कहाँ से, यानी कि सोर्स क्या है। यह भी हमने बताया कि अगर इन न्यूट्रिएंट्स का एक्सेस कंजम्पशन हम करते हैं तो क्या होगा, और अगर ज़रूरत से कम कंजम्पशन करते हैं, ज़रूरत से कम खाते हैं तो क्या होगा। यानी कि उनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए हमारे फूड में तो क्या होगा, डिजीजेस होंगी। और उनकी डेफिशिएंसी का अर्थ बताया था कमी, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो डिजीज होगी वो डेफिशिएंसी डिजीज होती है। और किस न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है यह भी हमने बताया, और उन डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बता दिया था। आज एक बार फिर से उसी चीज़ को हम समराइज करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक चार्ट बना हुआ है, इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के इसेंशियल कंपोनेंट्स, जरूरी जो कंपोनेंट्स है वो, और हमारे पास जो 7 न्यूट्रिएंट्स हैं उनके नाम यहाँ लिखे: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। अब इनको 4 भाग में बांटा गया है, 4 क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है इनको। वो 4 क्लासेस कौन कौन से? पहला क्लास है एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स, दूसरा क्लास है बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स, तीसरा है प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स, और चौथे में वाटर एंड रफेज है। पहला जो क्लास हम देख रहे हैं, कैटेगरी देख रहे हैं, एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स है। वो कंपोनेंट्स हैं जिनके कंजम्पशन से हमको एनर्जी मिलती है। और एनर्जी हमको किस लिए चाहिए जी? एनर्जी हमको चाहिए अपना डे टू डे वर्क परफॉर्म करने के लिए, प्ले करने के लिए, खेलने के लिए। ये तो गई बाहर के लिए। बॉडी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी फंक्शनिंग होती है जो फंक्शनिंग जब तक चलती रहेंगी तब तक ही हम जीवित रहेंगे, तब तक ही हम सरवाइव करेंगे। उन फंक्शनिंग्स को भी फंक्शन होते रहने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए हमको एनर्जी की जरूरत है। डाइजेशन, उसके लिए हमको एनर्जी की जरूरत है। एक्सक्रीशन, उसके लिए हमको एनर्जी की जरूरत है। ब्लड सर्कुलेशन, उसके लिए हमको एनर्जी की जरूरत है। रेस्पिरेशन, उसके लिए हमको एनर्जी की जरूरत है। रिप्रोडक्शन, जो कि हालांकि सरवाइव रहने के लिए तो जरूरी नहीं है, बट अपने वंशज को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस जरूरी है। तो इन सभी के सभी प्रोसेसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो इनमें से कोई भी प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो सकता। और जो इसेंशियल फंक्शंस हैं अगर वह स्टॉप हो गए, से फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये अगर स्टॉप हो गए तो हमारे सर्वाइवल पर ब्रेक लग जाएगा, हमारे लाइफ के ऊपर ब्रेक लग जाएगा, हमारी मौत हो सकती है। तो ये सबके सब कैरी रहने के लिए, और ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हमको जिंदा रहने के लिए चाहिए, वो प्रोसेसेस तो उस वक्त भी चल रहे होते हैं जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं। चाहे हम सो रहे हो, चाहे हम खा रहे हो, चाहे हम खेल रहे हो, कूद रहे हो, हम पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, घूम रहे हो, या फिर हम गहरी निद्रा में हो। हर वक्त ये तो फंक्शंस हमारे बॉडी के अंदर चलते ही रहते हैं, इसलिए इनको इनवॉलंटरी एक्शंस बोला जाता है। ये भी मैं आपको समझाया था वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए। तो इन सबको परफॉर्म करने के, चाहे वॉलंटरी इनवॉलंटरी, सबके लिए हमको एनर्जी रिक्वायर्ड है। और वो एनर्जी हमको मिलेगी कहाँ से? वो एनर्जी जिन फूड के कंपोनेंट्स हमको मिलती है
उन फूड कंपोनेंट्स को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स, और एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। हमको सबसे ज्यादा एनर्जी तो फैट्स से मिलती है। 1 ग्राम फैट्स अगर हमारे बॉडी के अंदर बर्न होता है तो उसमें से हमको 36 किलो जूल एनर्जी मिलती है। हमको उससे थोड़ी कम एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स से मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जब हमारे बॉडी में बर्न होता है तो उससे हमको 18 किलो जूल एनर्जी मिलती है। और लेकिन हमारे फूड का जो मेजर पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स मेजर पार्ट नहीं है। अगर हम फैट्स को मेजर पार्ट बनाते हैं तो इससे हमको कई तरह के डिजीज का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे रिलीज होने वाली जो एनर्जी है, अगर हमने उस एनर्जी को खर्च नहीं किया तो वो एनर्जी चर्बी के रूप में हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है। फैट्स हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है। और वो ओबेसिटी जो है वो कई तरह की बीमारियों को दावत देती है, बुलाती है, जिसमें से मेजर जो बीमारी जिनको वो अपने पास जल्दी बुला करके लेकर आती है वो हैं ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। तो ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की बीमारी को बहुत जल्दी बुला लेती है, इसीलिए ओबेसिटी तो चाहिए ही नहीं, मोटापा हमको नहीं चाहिए, फैट्स का कम्युलेशन नहीं चाहिए, लेकिन फैट्स उतना ही चाहिए जितने से जो एनर्जी रिलीज हो उसको हम कंज्यूम कर सके, खर्च कर सकें। कार्बोहाइड्रेट्स से भी जो एनर्जी रिलीज होती है कम एनर्जी होती है, इसके एनर्जी को भी अगर हमने पूरा का पूरा एनर्जी खर्च नहीं किया तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी भी बाद में फैट्स में कन्वर्ट होकर हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है और वो भी ओबेसिटी का कारण बनती है। पर कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ओबेसिटी के लिए जो ज़्यादा जिम्मेदार है वो है फैट्स। इसीलिए हमारे फूड में फैट्स होना चाहिए, बट बहुत बहुत कम मात्रा में। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है? सीरियल से मिलता है, शुगर से मिलता है, इसका और भी सारे सोर्सेस थे वो हमने आपको एक्सप्लेन किए थे। फैट्स कहाँ से? ऑयल, घी, बटर, मिल्क। एक जो होता अंडा जब आप उबाल करके खाते हो उसके अंदर से जो गोला पीला कलर का जो गोला निकलता है वो फैट्स ही होता है। इसके अलावा मीट से भी हमको फैट्स मिलता है, फिश से भी मिलता है ना। ये सारे सोर्सेस हैं। मिल्क के सारे जो प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि पनीर है, चीज़ है, या फिर आपको बटर है, घी है और कर्ड है, इन सब से भी हमको फैट्स मिलता है। अब हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स के, यानी कि बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर नए नए सेल्स और टिश्यूज को जनरेट करते हैं, उनको बनाते हैं, और जो जिन जिन सेल्स या टिश्यूज में वियर्स एंड टीयर्स हुए हैं उनकी ये रिपेयरिंग करते हैं। इसलिए ये हमारे बॉडी में चाहिए और ये काम करता है प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? एग्स, पल्सेस, बीन्स, फिश, मिल्क, इन सभी सोर्सेस से हमको प्रोटीन मिलता है। देन है प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स, यानी कि जो हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, बीमारियों से हमको बचाते हैं, वो फूड हैं विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन हमको मिलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से, मिनरल्स हमको मिलता है आयोडाइज सॉल्ट और लीफी वेजिटेबल्स से। वाटर तो वाटर से ही, रफेज जो है ये हमको मिलता है फाइब्रस फूड से, जैसे साग हो गए, इनसे या फल और सब्जियों से हमको ये फाइबर्स मिलता है, रफेज मिलता है। वाटर के लिए आपको बताया था ये पूरे मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए ज़रूरी है, इजी फूड डाइजेशन के लिए ज़रूरी है, एक्सक्रीशन के लिए ज़रूरी है, शरीर के अंदर की गंदगी को सही से बाहर निकालने के लिए वाटर ज़रूरी है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए वाटर ज़रूरी है। रफेज के बारे में आपको बताया था, बावेल मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी कि ये एक्सक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है, स्टूल के रूप में, पैखाना के रूप में शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालने में ये मदद करता है, और डाइजेशन में भी ये सपोर्ट करता है। तो अब बात ये है कि हमको सही ढंग से जिंदा अगर रहना है, काम करना है, तो हमको अपना डे टू डे वर्क करने के लिए और बॉडी के अंदर जो इसेंशियल फंक्शनिंग है उन इसेंशियल फंक्शनिंग को
कैरी करने के लिए, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन एटसेट्रा, इन सब को कैरी करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए और हमारा डे टू डे वर्क करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर और बाहर जो भी वॉलंटरी इनवॉलंटरी वर्क होता है उन सब को कैरी आउट करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से मिलता है। इसलिए हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तो होना ही चाहिए। मेजर क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स की होनी चाहिए और माइनर क्वांटिटी फैट्स की होनी चाहिए, बट उसकी क्वांटिटी तो हमारे फूड में होनी ही चाहिए। अगर वो क्वांटिटी नहीं है तो क्या होगा, एनर्जी नहीं होगी, हमारा वॉलंटरी वर्क और इनवॉलंटरी वर्क जो है वो सही ढंग से नहीं होगा, हमारे बॉडी के अंदर वीकनेस आएगी और उस वीकनेस की वजह से और भी कई तरह की बीमारियां हमारे पास आएंगे और हमारे सर्वाइवल को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अगर हमको ग्रो करना है, पलना है, बढ़ना है, तो हमारे अंदर नए नए सेल्स और नए नए टिश्यूज बनने चाहिए, यानी कि बॉडी बिल्डिंग तो होनी ही चाहिए। हम जब डेली लाइफ जी रहे हैं तो उस दौरान हमारे आउटर और इनर पार्ट के बहुत सारे सेल्स और टिश्यूज जो हैं वो रेगुलरली डैमेज होते हैं, उनके अंदर वियर्स एंड टीयर्स होते ही रहते हैं। उन वियर्स एंड टीयर्स को रिपेयर अप करने के लिए, उन डैमेजेस को रिपेयर अप करने के लिए बॉडी बिल्डिंग फूड तो हमको चाहिए, यानी कि प्रोटीन हमको चाहिए ही चाहिए। तो हमारे डाइट में प्रोटीन तो होना ही चाहिए। देन हम जब अपना लाइफ जी रहे हैं तो कई तरह के वेदर कंडीशंस से हमारा बॉडी पास करता है, कई तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस से हमारा बॉडी पास करता है और कई तरह के जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उससे पास करता है। इस दौरान ये जो वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ये भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसमें कहाँ कितने माइक्रोब्स हैं, तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, ये सारे हैं जो हमको किसी न किसी तरह की इलनेस देते रहते हैं। उसमें से बहुत सारे इलनेस ऐसे हैं जो लाइलाज होते हैं, जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं है, या फिर अगर इलाज है तो बेहद मुश्किल है, और ये हमको हर तरीके से पीछे छोड़ देते हैं, हमारे सर्वाइवल को या तो कठिन बना देते हैं या फिर हमारे सर्वाइवल पर ब्रेक लगा सकते हैं। इसलिए हमको उन बीमारियों से बचने की जरूरत है, और बचने के लिए प्रोटेक्टिव जो कंपोनेंट्स है वो तो हमारे फूड में होने चाहिए, यानी कि विटामिन और मिनरल्स तो होने चाहिए। देन बॉडी के अंदर अगर इजी फूड डाइजेशन चाहिए, वेस्ट मटेरियल्स को इजीली एक्सक्रीट आउट बॉडी के बाहर करना है, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखना है, इसेंशियल कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, इन सब के लिए वाटर हमको बेहद ज़रूरी है। तो हमारे डाइट में तो वाटर होना ही होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर इजी बाउल मूवमेंट हो, एक्सक्रीशन प्रॉपर हो, शरीर की गंदगी रेगुलरली बाहर होती रहे, वो पॉइजनस सब्सटेंस होती है, वो हमारे सर्वाइवल को ब्रेक लगा सकती है, मुश्किल में डाल सकती है, इसलिए उसका शरीर से बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। उसको निकालना है, यानी कि कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी अगर नहीं होने देनी है, इजीली फूड डाइजेस्ट होने देना है, तो हमारे फूड में फाइबर यानी कि रफेज तो होना ही चाहिए। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और रफेज, ये 7 के 7 न्यूट्रिएंट्स होने ही चाहिए। पर कोई भी ऐसा फूड आइटम नहीं है जिसमें 7 के 7 न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो। कोई भी ऐसा फूड आइटम नहीं है जिस एक फूड आइटम में ये 7 के 7 न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो। पर हमको चाहिए तो सही ढंग से सरवाइव करने के लिए 7 के 7 न्यूट्रिएंट्स। जब एक ही फूड आइटम के अंदर ये सारे के सारे अवेलेबल नहीं है तो हमें उन सभी फूड आइटम्स का कॉम्बिनेशन ही कंज्यूम करना पड़ेगा जिसमें ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स शामिल हो जाएं। यानी कि कई तरह के फूड आइटम्स मिला करके एक ऐसा कंपोजिशन कॉम्बिनेशन हमको बनाना पड़ेगा ताकि उसको जब हम कंज्यूम करें, खाएं और पिएं तो उससे हमको जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो हमको सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिले, बहुत कम मात्रा में फैट्स चाहिए तो बहुत कम मात्रा में हमको फैट्स मिले, हमको सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन चाहिए तो सफिशिएंट अमाउंट में हमको प्रोटीन भी मिले, हमको माइन्यूट ही
क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में विटामिन और मिनरल्स चाहिए, पर वो हमको मिले। हमारे भोजन में जो रफेज चाहिए वो रफेज हमको मिले, और वाटर तो हम ऊपर से पी ही लेते हैं। तो यानी कि हमारे डाइट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स हो, ऐसे फूड आइटम्स का हमें एक कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा। तो यहीं से कंसेप्ट अराइज होता है, जिस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट यानी कि एक ऐसा डाइट जिस डाइट में हमारे लिए जरूरी सारे के सारे इसेंशियल कंपोनेंट्स अवेलेबल हों, यानी कि 7 के 7 न्यूट्रिएंट्स जिस डाइट में अवेलेबल हो, और वो भी एडिक्वेट क्वांटिटी में, यानी कि जिस क्वांटिटी में जो हमको चाहिए न्यूट्रिएंट वो उसी क्वांटिटी में अवेलेबल है, ऐसे ही डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। यानी कि अगर शॉर्ट में बैलेंस डाइट को डिफाइन करना हो तो डिफाइन करेंगे कि बैलेंस डाइट इज अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द 7 न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट प्रोपोर्शंस। एक बार फिर से, बैलेंस डाइट इज अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द 7 essential nutrients in adequate proportions। ऐसा हमारा बैलेंस डाइट होना चाहिए। तो जनरली हमारे यहाँ पर देहात में जो ये भोजन चलता है वो बैलेंस डाइट होता है। जैसा हम लोग खाते हैं दाल, भात, सब्जी, चोखा, चटनी, तिलौड़ी, पापड़, अचार, सलाद, दही, ये हम लेते हैं। तो इतने सारे आइटम्स तो हर घर में नहीं होते, पर ज़्यादातर घरों में दाल, भात, सब्जी और सलाद पॉसिबल हो सकता है और होता भी है। अगर इतना आइटम लेते हैं तो हमारा डाइट बैलेंस्ड हो जाता है। हमने दाल लिया, पल्सेस, उनसे हमको प्रोटीन मिलता है, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड जो है हमको दाल से मिल गई, प्रोटीन हमको मिल गया, दाल खाए हमने। भात चावल से बनाते हैं, बॉइल्ड राइस, भात मतलब बॉइल्ड राइस, राइस से बनाते हैं। और राइस क्या है, सीरियल है, उससे हमको क्या मिलता है जी, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास आ गया। और हमारी थाली में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, भात की ना, तो यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारे पास आ गया। उसके बाद अगली जो क्वांटिटी होती है वो दाल की होती है, यानी कि जितने क्वांटिटी में हमको प्रोटीन चाहिए वो हमको दाल के माध्यम से आ गया प्रोटीन। फैट्स, हम दाल बनाते हैं, दाल में छौंक लगाते हैं घी से या फिर तेल से। सब्जी साथ में थी, दाल भात सब्जी, सब्जी भी तेल से बनाई जाती है, कोई ना कोई कुकिंग ऑयल का प्रयोग किया जाता है, चाहे सरसों का तेल हो या मूंगफली का तेल हो या नारियल का तेल हो या क्या कहते हैं उसको, सूरजमुखी का तेल हो, कोई भी हो, या देसी घी में सब्जी बनाई गई हो, तो उसके अंदर ऑयल या घी तो है सब्जी के अंदर भी। यानी कि दाल और सब्जी के अंदर जितनी ऑयल और घी है उतना ही हमारे लिए फैट्स देने के लिए मच मोर एनफ है। हमने कहा ही था फैट्स चाहिए बट कम क्वांटिटी में चाहिए, वो हमको मिल गया। क्या दाल भात सब्जी, और सब्जियों में ये देखिए वेजिटेबल्स, यहाँ भी विटामिन में भी वेजिटेबल्स है, मिनरल्स में भी वेजिटेबल्स है, यानी कि जो वेजिटेबल्स हम ले रहे हैं वहाँ से विटामिन और मिनरल्स हमको मिल गए। हमने नाम लिया सलाद का, सलाद जब आप खाएंगे वहाँ से आपको फाइबर यानी कि रफेज मिल जाएगा। और खाना खाने के कुछ देर बाद आप पानी पिएंगे, खाना खाने के साथ साथ आप पानी पीते हैं तो वाटर भी मिल गया। तो सारे के सारे 7 न्यूट्रिएंट्स हमारे उस डाइट में आ गए। तो दाल भात सब्जी और सलाद जो हो गया वही एक बैलेंस डाइट हो गया। इसी तरह से आप बैलेंस डाइट के चार्ट बना सकते हैं कि हम क्या क्या खाएं तो हमको पूरा का पूरा बैलेंस डाइट मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि रात में हम भात नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे, तो वही हो जाएगा रोटी दाल सब्जी और सलाद। दाल सब्जी और सलाद तो वही रह गया जो दिन के खाना में भी था। और भात की जगह रोटी आ गई, तो रोटी किससे बनी, गेहूं से, है ना, गेहूं के आटे से, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता हमको। तो और उधर राइस से भी, भात से भी हमको मिलता था कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो आइटम है वो बदल गया, बाकी सारा आइटम जो कितने हो रह गया, तो वो भी एक बैलेंस डाइट हमारा हो गया। इस तरीके से हमको डिसाइड करना है कि हम क्या क्या खाएं, एक कॉम्बिनेशन तैयार करके जिसमें ये 7 के 7 न्यूट्रिएंट्स आ जाए।
और वो भी हमने बताया कौन ज़्यादा होना चाहिए कौन कम होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। नहीं तो जहाँ इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से डिजीज होती है जिनको डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं, वहीं इनके एक्सेस होने से भी, जरूरत से ज़्यादा होने से भी कई तरह की डिजीज होती है। इसीलिए इंग्लिश में कहावत भी कहते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ बुरी होती है। चलिए एक और टॉपिक की हम चर्चा करते हैं। वो टॉपिक ये है इफेक्ट्स ऑफ कुकिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स। हम ज़्यादातर जो खाना खाते हैं वो कुक करके खाते हैं, और जब खाने की हमारी कुकिंग होती है, कुकिंग प्रोसेसेस होती है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कुकिंग में एक प्रोसेस ये आता है प्रिपरेशन के दौरान कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको बार बार धोया जाता है। तो बार बार उनको धोना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो गंदगी है उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए तो धोना ही पड़ेगा। लेकिन इतना ना ज़्यादा धो दें कि गंदगी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाए, यह ठीक नहीं होगा। यानी कि फूड आइटम्स की वॉशिंग तो हो पर एक्सेस नहीं हो, उतना ही हो जितने की ज़रूरत है, जितने में उसके अंदर की गंदगी बाहर हो जाए। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ है कि अगर कोई वो काटने छिलने वाली आइटम है तो उसको पहले धो लिया जाए, उसके बाद ही काटा और छीला जाए। जैसे कि सब्जियां होती हैं, उनके छिलके लोग उतारते हैं या पीस पीस में काटते हैं, ये काम धोने के बाद हो, न कि छीलने और काटने के बाद हो। अगर हम पहले छील लेंगे काट लेंगे उसके बाद धोएंगे तो न्यूट्रिएंट लॉस ज़्यादा होगा। गंदगी तो ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं धुलेगी, बट न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अच्छी तरह से धुल जाएंगे, नहीं कि न्यूट्रिएंट्स का लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो बेहतर है कि उस सब्जियों को सबसे पहले खूब अच्छी तरह से रगड़ रगड़ करके धो लें, उसके बाद ही काटें या फिर उनके छिलके उतारें। उससे उनके न्यूट्रिएंट लॉस कम होंगे, और काटने छिलने के बाद उनको नहीं धोया जाए। देन बहुत सारे फूड आइटम्स को एक्सेस कुक किया जाता है। हालांकि कुकिंग नेसेसरी है, उसको पकाना जरूरी है। खाना को पकाने से, कुक करने से क्या होता है, वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, उसका टेस्ट इंप्रूव हो जाता है। और अगर उसके अंदर किसी तरह के कोई जर्म्स हैं जो हमको बीमार कर सकते हैं, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या प्रोटोजोआ, तो वो या तो डेड हो जाते हैं या फिर इनएक्टिव हो जाते हैं। तो वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेटर होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है और उसका टेस्ट इंप्रूव हो जाता है। इसीलिए उसकी कुकिंग तो होनी ही चाहिए, बट एक्सेस कुकिंग नहीं होनी चाहिए। जरूरत से ज़्यादा उसको कुक कर देने से फिर एक बार उसमें से ज़्यादा न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। कुकिंग थोड़ा करे ज़्यादा का न्यूट्रिएंट लॉस तो होता है, बट अगर नॉर्मल कुकिंग करेंगे उतना ही कुकिंग करें जितने कि वो टेस्ट इंप्रूव हो जाए और इजी टू डाइजेस्ट बन जाए, तो न्यूट्रिएंट लॉस ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन उसके चक्कर में अगर एक्सेस कुकिंग कर दिया तो एक्सेस न्यूट्रिएंट लॉस हो जाएगा, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। पर जिन फूड आइटम्स को हम रॉ खा सकते हैं उनको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उनको कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका रॉ ही खाएं, उनका रॉ सलाद बना करके या फिर चाट बना करके उनको खाएं। कुछ वेजिटेबल्स भी ऐसी हैं जिनको रॉ हम खा सकते हैं, उनका सलाद या फिर चाट बना करके खा सकते हैं, तो उनका चाट या फिर सलाद बना करके खाएं, उनको कुक ना करें। अगर उनको विदाउट कुकिंग सलाद या चाट के रूप में खाया जा सकता है तो खाया जाए। तो ये है इफेक्ट्स ऑफ कुकिंग ऑन न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन का लॉस एक्सेस कुकिंग के ऊपर और कुकिंग के सारे प्रोसेस के दौरान। ये हमने आज चर्चा आपसे की। जब हम आज की क्लास हम यही टर्मिनेट करेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे तो इसमें देखिए डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में एक बार फिर से अलग अलग करके चर्चा। हालांकि इनके ऊपर चर्चा हम कर चुके हैं पीछे के क्लासेस में, फिर भी इस बुक में इनके ऊपर चर्चा अलग अलग दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में इन सभी डेफिशिएंसी डिजीज पर हम लोग सेपरेट चर्चा एक बार फिर से कर लेंगे और फिर चैप्टर ये द एंड हो जाएगा। थैंक यू।